नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या विशेष। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कांग्रेस के नेता इन दिनों अपनी पार्टी का पलीता लगाने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस के नेताओं की, आए दिनों लगातार जिस तरह से बयान आप देख रहे हैं सुर्खियों में है। एक तरफ कांग्रेस के नेता कभी महिलाओं को लेकर बयान देते हैं तो कभी बुजुर्गों को लेकर, और आज के दिन तो हदें पार हो गई जब कांग्रेस के सांसद जेपी ने दीपेंद्र हुड्डा के सामने मंच पर एक बुजुर्ग को लात मारा। बीजेपी को बैठे बिठा एक और मुद्दा मिल गया कि आखिर जो कांग्रेस कहती है कि बुजुर्गों के बारे में हम सोचते हैं, जो कांग्रेस ये कहती है कि बुजुर्गों के हम हितैषी हैं, महिलाओं के हम हितैषी हैं, आखिर उस कांग्रेस का ये चेहरा कैसे सामने आ रहा है। लोगों ने माफी मांगने की मांग अब कर दी है कि जब तक कांग्रेस के सांसद माफी नहीं मांगेंगे उनको अब कोई सपोर्ट अब नहीं करने वाला, क्योंकि जेपी लगातार अपने बेटे के समर्थन में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की सियासत जब से वीडियो वायरल हो रहा है जमकर गरमाई हुई है। पहले आप देखिए रिपोर्ट कैथल की, फिर करेंगे चर्चा। ये है कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश। जरा गौर से देखिए इन्हें कि इनके मन में बुजुर्गों के लिए कितना मान सम्मान है कि बुजुर्ग को धक्का और लात मारते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से देखिए इनकी शर्मनाक हरकत को। हैरान मत होइए, क्योंकि इस तरह की हरकत उनकी कोई पहली दफा नहीं है, बल्कि इस तरह की विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। अपने बयान और अपनी हरकतों के कारण वो हमेशा विवादों के घेरे में अक्सर बने रहते हैं। इससे पहले हाल ही में महिलाओं पर लिपस्टिक पाउडर वाला विवादित बयान देकर वो घेरे में आ चुके हैं। ये मामला भी ठंडा नहीं हुआ कि जयप्रकाश की शर्मनाक हरकत एक और सामने आ गई। लेकिन सवाल ये कि जिन बुजुर्गों को पेंशन देने की बात कांग्रेस कर रही है, जिन बुजुर्गों के मान सम्मान की बात कांग्रेस कर रही है, उसी कांग्रेस के सांसद इस तरह की ओछी हरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी सरेआम खुले दरबार में। उनकी ये हरकत कैमरे में कैद हो गई। मौका था चुनावी रैली का, मंच पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। देखिए, बुजुर्ग दीपेंद्र से मिलने के लिए उत्साहित हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन जयप्रकाश को ये नागवारा था। पहले तो बुजुर्ग को वहां पर आने नहीं देते, फिर आक्रामक रूप के साथ लात मारते हुए दिखाई दिया। चाहे कार में गए हों, चाहे पैदल गए हों, वो संदेश देने का काम किया। तो ये है कांग्रेस दर्शन। तो किस बात का, कहां क्या क्या? अरे लिपस्टिक पाउडर लाके लीडर बनाए थे, मैं ला लिया, डाडी ध्यान रखू। रिपोर्ट गिर जाए देख लियो, जो फिर बातें नहीं बनती। जेपी का मुकाबला में केस हम मारे जो तब न जीते आया है कि चौधरी बंसीलाल की विरासत, बुजुर्ग और भाइयों, विरासत हमारी आदमी से चलती है, औरत से नहीं। चौधरी बंसीलाल का वारिस है तो अनिरुद्ध है, चौधरी बंसीलाल का बेटा है तो रणवीर महेंद्रा, तो कांग्रेस में है। बात बीजेपी भी हमलावर है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी जेपी पर हमला बोला। देखिए आप देखिए, कहीं पर कोई सांसद लात मार रहा है, कहीं पर कोई चुनाव लड़ रहा एमएलए कह रहा है कि नौकरियों का कोटा मिलेगा और मैं बांटूंगा तुम्हें, और कहीं पर कोई कह रहा है कि बिना भ्रष्टाचार के शासन चलाया ही नहीं जा सकता। तो ये कांग्रेस की तस्वीर है। आपको बता दें कि शुक्रवार को चीका की नई अनाज मंडी में सत्ता परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें सांसद दीपेंद्र हुड्डा गोला के कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र हंस के हक में वोट की अपील करने पहुंचे। इस रैली में सांसद जयप्रकाश भी आए हुए थे। जब वह लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उनके मंच पर अधिक भीड़ होने के कारण वो परेशान हो गए। अपना संबोधन खत्म करते ही उनके पास खड़े एक बुजुर्ग को लात मार दी। बताया जा रहा है कि जिस बुजुर्ग को लात मारी गई वो शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी और नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश गोयल बताए जा रहे हैं। इस पूरी घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
शहर के लोगों ने जयप्रकाश के इस व्यवहार की कड़ी निंदा की और उनके द्वारा बुजुर्गों से माफी मांगने की मांग की है। कैथल से वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो सोशल मीडिया के इस दौर में कांग्रेस के नेताओं को और जो नेता लगातार मंचों पर, उन्हें समझना चाहिए कि हाँ, वो सुर्खियों में आ सकते हैं अगर इस तरह की अप्रिय घटना को अंजाम वो देते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है, लोग अब सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर कांग्रेस का ये जो चरित्र सामने आ रहा है, पर्दे के पीछे वाली ये कांग्रेस नहीं है जो अब सामने आ रहा है। चर्चा की शुरुआत करेंगे पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता बीजेपी के, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेणु, प्रवक्ता इनेलो, सुरेश पाठक, प्रवक्ता जेजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है पंकज बेनीवाल, बजरंग दास आपका, विजेंद्र रेणु आपका, सुरेश पाठक आपका, सूर्या समाचार पर। बजरंग दास गर्ग जी, आवाज मिल रही है आपको? बजरंग जी आवाज आ रही है? एक बार वॉल्यूम उठाइएगा बजरंग जी की आवाज। बहुत बढ़िया आवाज आ रही है आपकी। चलिए, स्वागत है बजरंग जी सूर्या समाचार पर। थैंक यू, धन्यवाद आपका। बजरंग जी, किस आखिर परिणामों के दिन का इंतजार कर रहे हैं क्या आप लोग? जेपी जी जैसे नेता जो पार्टी का पलीता लगाने में लगे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि प्रदेश की सत्ता पर कैसे हम काबिज हों? आपको लग रहा है कि ये सब जो कर रहे हैं करतूतें, इससे आसान होगा आप लोग के लिए आगे का रास्ता? बजरंग जी। सागर जी, ये जो और पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है, उनका हमेशा ये काम है साजिश रचना। चुनाव तो लड़ ही नहीं रहे, साजिश पे कर रहे हैं। अब मैदान में आइए, पंकज जी, चुनाव लड़िए। पंकज जी सुनिए, आज के दिन जब हमारी टीम जब कांग्रेस के प्रवक्ताओं को फोन कर रही थी, तो हमने बोला कि किसी ऐसे प्रवक्ता को बिठाइए जो सटीक जवाब दे, अन्य पार्टियों पर कुछ थोपने से पहले। मैंने जवाब आपसे मांगा, जेपी पर आप चले गए, इनेलो पर, जसपा पर, बीजेपी पर। सर जवाब नहीं है क्या आप पे? सुनिए हाँ सर, फिर आइए। पूरा जवाब दूंगा, थोड़ा नहीं, 1 to 1 दूंगा जी। हर जो आप सवाल करोगे उसका हर सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, है। पहले ही लाइन में लग गया सर, आप भटका रहे हैं डिबेट से। मैं डिबेट से नहीं भटका रहा जी। आप भटक रहे हो या आप मेरे जवाब सुनना नहीं चाहते। बात ये है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको मैं भी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। जिस साथी का आपने नाम लिया, मैं उसकी वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ओम प्रकाश की। ये देखो, ओम प्रकाश ये मेरा साथी है और ये नगर पालिका का पूर्व चेयरमैन है और अनेकों सालों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। उससे मेरी बात हुई है, उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं थी, धक्का मुक्का हो गया था, भीड़ बहुत ज्यादा थी और उनके पैर कुछ दब गया था, उन्होंने पैर झटकाया। क्या होता है, कल मैं आपको कलायत की बात बताता हूँ। कलायत रैली थी, कलायत रैली के अंदर बरवाला भी थी, कलायत भी चिक्का थी। मैं कलायत तक तो रैली में रहा, बरवाला गया, कलायत गया, इतनी भारी भीड़, छोटी जनसभा में 15,000 आदमी कलायत के अंदर थे। जिस सोफे में हम बैठे थे फ्रंट के अंदर, हम दीपेंद्र जी बैठे थे, धक्का मुक्की हो गई तो दीपेंद्र जी खड़े हो गए। और आप सोच नहीं सकते, जिस सोफे पे हम बैठे बराबर में, उस सोफे के ऊपर भी लोग ऊपर चढ़ गए, मेरे पैर ऊपर पैर लोगों ने टेकना शुरू कर दिया। तो मैंने यही बुलाई। देखिए बजरंग जी क्या है ना सर, नूरानी चेहरे पर ना सर दाग न छुपाए छुपते नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को बहुत साफ चरित्र वाली पार्टी कहती है, जो पूरे देश के नेशनल चैनलों पर जो हम वीडियो देख रहे हैं और जो आप अपने आप को मोबाइल में तस्वीरें दिखाकर सही साबित करना चाहते हैं, तो क्या हम अपने आप को गलत प्रूफ कर दें क्या आपकी इस तस्वीर के आगे? आप अपने आप को गलत प्रूफ करो। जो आदमी खड़ा है, जिसके बारे में आप बोल रहे हो, और वो आदमी कह रहा है राजनीतिक साजिश के तहत हराने के लिए ये ड्रामे रचे जा रहे हैं। जयप्रकाश मेरा बड़ा भाई है, किसी ने मेरे लात नहीं मारी, वो खुले आम बोल रहे हैं। मैं उसकी वीडियो आपको भेज रहा हूँ, उसकी जो क्लिपिंग वो भेज रहा हूँ। उसके बाद बात कहाँ रह जाती है? एक आदमी कहे मेरे साथ कुछ नहीं, ये सब एक साजिश है। आप देखो धक्का मुक्का होती है। बजरंग जी, चलिए बजरंग जी, अब डिबेट को ओपन करने दीजिए और मेहमानों पर जा रहे हैं, उनका भी रिएक्शन ले लें कि कांग्रेस पर क्या वो लोग कह रहे हैं। हाँ, लेकिन जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं शेयर कर दीजिएगा, हम देख भी लेंगे।
और दीपेंद्र हुड्डा उनको मना भी कर रहे हैं, आपने वीडियो में देखा भी होगा जब वो पैर मार रहे हैं नीचे से कि थोड़ा दूर कर रहे हैं। पंकज बेनीवाल प्रवक्ता बीजेपी के, पंकज बेनीवाल जी, बीजेपी को बैठे बिठाए आजकल तो कांग्रेस मुद्दा दे ही रही है, ज्यादा मेहनत आप लोग को करना नहीं पड़ रहा है, क्यों सर? नमस्कार सागर जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों में देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी मेहनत लगातार करती जा रही है। ये कांग्रेस की बौखलाहट है, ये कांग्रेस का असली चेहरा है जो अब सामने आ रहा है। इनका जो चरित्र है वो अब सामने आ रहा है हरियाणा की जनता के सामने। जो घमंडी कांग्रेस है, जिस घमंड में चूर होकर के अनगढ़ बयान वो जो दे रहे हैं कांग्रेस के नेता, वो सबके सामने अब हरियाणा की जनता इस घमंडी कांग्रेस को भी देख रही है, भ्रष्टाचारी कांग्रेस को भी देख रही है। कैसे भ्रष्टाचार इन्होंने बीते 10 वर्ष में हुड्डा के कार्यकाल में किए थे, और आज कैसे शमशेर गोगी उस भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए सबके सामने रख रहे हैं। नौकरियों में कैसे धांधली इन्होंने 10 साल में की थी, जो खर्ची पर्ची का जिक्र भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से कर रही है, उसका नीरज शर्मा ने पूरा व्याख्यान करके दिखाया है। और आज इनका घमंड और इनका जो असली चेहरा है कि वो किसी की भी गर्दन तोड़ सकते हैं, किसी का सिर फोड़ सकते हैं, चाहे वो इनका प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में रहे अशोक तंवर ही क्यों ना हो। तो आज एक व्यापारी को अगर ये लात मार देते हैं तो बजरंग दास गर्ग जी को अतिशोक्ति नहीं लगती है कि कोई बड़ा काम कर दिया, क्योंकि इनके पगड़ी गैंग ने, कभी गुलाबी पगड़ी गैंग हुआ करता था, उसने सिर फोड़ा हुआ अपने प्रदेश अध्यक्ष का, गर्दन तोड़ी हुई है, सर्वाइकल कॉर्नर लगा के वो घूमे हैं। तो इनके लिए लात मार देना एक आम बात है। तो बजरंग दास गर्ग जी को ज्यादा इसमें बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि ये लोग अलग तरीके की राजनीति करने वाले लोग हैं। अपने ही बेटे की जनसभा के अंदर जब नॉमिनेशन के बाद बात करते हैं तो महिलाओं पर अभद्र व्यवहार, अभद्र टिप्पणी करते हैं, लिपस्टिक पाउडर लगाकर, तो बोला मैं न कर लेता। ऐसे हरियाणवी में टॉन्ट कस देना महिलाओं के ऊपर। अपने ही बेटे की पुत्र वधू को देख लेते, अपनी बेटी को देख लेते, अपनी पत्नी को देख लेते, क्या वो लिपस्टिक पाउडर नहीं लगाती? क्या किस तरीके के महिलाओं के श्रृंगार रस के ऊपर उन्होंने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो कांग्रेस का चेहरा आज सबके सामने, हरियाणा की जनता के सामने आ रहा है। शैलजा जी के लिए जाति सूचक वर्ड शब्द यूज कर देते हैं इन्हीं के पार्टी के नेता, इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता। और जब किरण चौधरी जी इनकी पार्टी में थी, या छोड़कर जब भारतीय जनता पार्टी आई, तब भी जयप्रकाश ने ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया था कि महिलाएं तो आगे आ ही नहीं सकती राजनीति में, महिलाएं तो विरासत में आती ही नहीं है। अरे भैया, किस बात की बात करते हैं? जननी है औरत, औरत से ही अब भारत को भी भारत माता शब्द यूज किया गया है। तो औरतों का या महिलाओं का सम्मान जब पूरे हमारे पूर्वजों या सभी ने किया है, तो ये जयप्रकाश ने ये शब्दों की जो शब्दावली है कांग्रेस की, ये जयप्रकाश के मुख से व्याख्यान करती है कि किस तरीके से कांग्रेस का चरित्र है, कैसे वो महिलाओं का सम्मान करना चाहती हैं, कैसे वो भ्रष्टाचार करना चाहती हैं, कैसे बुजुर्गों का सम्मान करना चाहती हैं लात मार मार करके। और आपने बताया कि वो व्यापारी थे, तो व्यापारियों को भी कैसे चलिए ठीक है डील करना चाहते हैं। पंकज जी और मेहमानों को ले लें। देखिए, आज आप लोग का पलड़ा भारी रहेगा सर, जब कांग्रेस की गलती है तो आज आप लोग बोलेंगे इस तरह से। वैसे एक बात मैं बता दूं, जिन इमारतों को अपनी ऊंचाई पर गुमान रहता है ना सर, उन्हें सबसे ज्यादा अपने गिरने का डर रहता है। शायद यही हाल इस समय हो गया इस पार्टी का। सुरेश पाठक प्रवक्ता जेजेपी के हैं। सुरेश जी, अजय चौटाला आज के दिन कह रहे हैं कि इस बार भी विधानसभा का जो ताला है वो जेजेपी की चाबी से ही खुलने वाला है। आप लोग भी मान लिए कि यहाँ 10-15 सीटें आएंगी, फिर आप लोग गठबंधन करके सरकार बनाने वाले हैं, क्यों सर? जी देखिए, हम तो पिछले उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी 75 पार का नारा लेके चल रही थी, और कांग्रेस पार्टी भी एक नारा लेके चल रही थी कि वो सरकार बनाएंगे। तो 2019 में भी विधानसभा की जो ताला है वो भी चाबी नहीं खोला था और जननायक जनता पार्टी ने ही खोला था। तो आज भी हरियाणा में ऐसे ही समीकरण है कि त्रिशंकु सरकार है और जननायक जनता पार्टी ही विधानसभा का ताला खोलेगी। दूसरी रही बात ये कि जैसा अभी बजरंग जी बता रहे थे कि बजरंग जी बता रहे थे कि वो एक कद्दावर नेता हैं और उनसे उन्होंने बात की। यदि कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ तो बजरंग जी को बात करके सफाई देने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस पार्टी एक मंच पे खड़े सीनियर नेता को जब इनके सांसद लात मार सकते हैं, तो ये सोचिए कि कांग्रेस पार्टी में एक आम कार्यकर्ता की आज क्या स्थिति होगी। मैं तो केवल और केवल यही कहूंगा कि चुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की एक धारणा है कि एक हरियाणा के अंदर एक ऐसी हवा बना दीजिए कि हमारी सरकार आ रही है, जबकि रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल ही परिस्थितियां इनकी धारणाओं के विपरीत हो जाती हैं और इनको फिर किसी ना किसी दल का सहारा लेना पड़ता है सरकार में चलने के लिए। तो आज भी इस बारी भी आपको यही दिखाऊंगा कि इस बारी भी इनकी ऐसी स्थिति होगी
कि इनको अपनी सरकार को चलाने के लिए किसी ना किसी दल का सहारा, और वो दल जननायक जनता पार्टी ही होगा हरियाणा में। ठीक है, विजेंद्र रेणु प्रवक्ता इनेलो के हैं। विजेंद्र साहब, जिस हरियाणा में आईएनएलडी की कभी तूती बोला करती थी, जिस आईएनएलडी का वर्चस्व हुआ करता था हरियाणा के अंदर, सर परिवार ऐसा टूटा कि सब कुछ सर बिखर सा गया। राजनीतिक रसूख किस तरह से घटता चला गया आईएनएलडी का पिछले 20 सालों में, देखिए किसी से छुपा नहीं है। क्या वो ठाठ बाट फिर से वापस आने की तैयारी इस बार आप लोग कर रहे हैं? किस तरह से कर रहे हैं, एक बार हम जानना चाहेंगे रेणु साहब। जैसे आपने अतीत से शुरू किया, मैं भी वहीं से शुरू करना चाहूंगा। 1987 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो पार्टी थी जिसने पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया था। 90 में से 85 सीटें जीत करके हरियाणा में सरकार स्थापित करने का काम किया। इसके बाद जो है ना 1999 में फिर हमारी सरकार बनी 2000 में, और 2005 तक हमने शासन करने का काम किया। इसके बाद कांग्रेस की सरकार आ जाती है, और कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो असली कार्यक्रम यहाँ से शुरू होता है, जब ठीक है एंटी इनकम्बेंसी हुई या जो भी हुआ, हमारे सत्ता चली गई, कांग्रेस आ गई। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार के होते हुए 2014 में चुनाव होते हैं, और 2014 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ा जबरदस्त कम बैक करते हुए 2 लोकसभा सीटें जीतने का काम करती है और 19 विधानसभा जीतने का काम करती है, और प्रदेश की दोबारा से फिर नंबर 2 की पार्टी बन जाती है। और उसके बाद एक उम्मीद बनती है कि 2019 में इनेलो की सरकार बनने जा रही है हरियाणा प्रदेश में। ये कोने कोने से आवाज आनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारी पार्टी में टूट हुई, जिसके कारण से जेजेपी बनी और इनेलो बनी। और कहीं ना कहीं लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने माना कि जेजेपी के जो सांसद हैं दुष्यंत जी, वो युवा व्यक्ति हैं और शायद वो कुछ बड़ा करने में कामयाब होंगे प्रदेश का। और दूसरा उन्होंने नारा ऐसा दिया कि हम जो है ना भारतीय जनता पार्टी को जमुना पार भेजने का काम करेंगे, किसानों की भलाई का काम करेंगे। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी काफी नीचे गई और हमारा एक ही विधायक रह गया। लेकिन जब एक विधायक रहा और जिस प्रकार से पार्टी के साथ ये बड़ा पारिवारिक विश्वासघात हुआ, उस विश्वासघात को लेकर के जब अभय सिंह चौटाला जी जनता के बीच में गए और उन्होंने जनता की आवाज बनने का काम किया, एक लंबा संघर्ष किया, आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत जबरदस्त कम बैक कर चुके हैं। और अब 2024 की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, गठबंधन का शासन चलेगा। उसके लिए देखिए सागर जी, हालात ऐसे बने हुए हैं जिस प्रकार से आपने ठीक कहा कि जो जितनी ज्यादा ऊंचाई पर बैठा होता है उसको उतना ही ज्यादा गिरने का भी डर होता है, और वो बिल्कुल स्टिक बैठता है कांग्रेस के ऊपर। क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस ने प्रदेश में सोचा था कि हम इनको 10 की 10 सीटें भी दे सकते हैं, परंतु ये इतनी ऊंचाई पर बैठे थे कि इनके उस समय भी चाहे अनेकों कारण में गिना सकता हूँ रहे, जो ये 5 पर आकर के सिमट गए हैं। और अब जो ये अपना असली चरित्र कांग्रेस ने दिखाना शुरू कर दिया है। आप कहते हैं या सभी साथी कहते हैं, बुजुर्ग पंजाबी नेता को इन्होंने लात मारने का काम किया। इससे पहले लात चलनी शुरू हो चुकी थी इनकी। पहले इन्होंने अपने नेताओं को लात मारने का काम किया, लात मार मार करके उनको भगाने का काम किया, चाहे उसमें कुलदीप बिश्नोई जी हो और चाहे किरण चौधरी जी हो और चाहे अन्य नेता थे, उनको लात मारने का काम किया। अब जब वो नेता खत्म हो चुके हैं या नेता काफी कम बचे हैं या 1-2 नेता बचे हैं, उनको भी लात मारने का काम किया हुआ है, शुरू किया हुआ है। और जब देखा कि नेता तो सारे निकल गए हैं और ये दूसरे भी शायद निकलने की तैयारी कर चुके हैं, तो अब इन्होंने वर्करों को लात मारना शुरू कर दिया है। यानी इनकी लात बहुत चलती है और ये लात ही इनको डुबोने का काम करेगी। किस प्रकार से टिप्पणियां पहले हमारे साथी भारत, ठीक है रेणु जी, इस तरह के, ठीक है सर, लौट कर आएंगे। जब आपने इतने सवाल खड़े किए तो बजरंग दास गर्ग जी जवाब भी दे रहे हैं इसका। आज तीनों पार्टियां बजरंग जी आपको देखिए कटघरे में खड़ा कर रही हैं। बजरंग जी, आपने जो संकल्प पत्र जारी किया है ना सर, आपने संकल्प पत्र नाम दिया, बीजेपी ने देखिए गारंटी पत्र नाम दिया और भी कई पार्टियां अलग अलग नाम देंगे। उसमें बड़े बड़े शब्दों में, बड़े मोटे अक्षरों में लिखा है कि जो बुजुर्ग हैं उनको आप 6000 पेंशन आप देंगे, बुजुर्गों का सम्मान आप करेंगे। लेकिन बुजुर्ग अब डरने लगे कि कहीं आपके नेता उनको लात न मारने लगे। क्या कांग्रेस के सांसद जो जयप्रकाश जी हैं, सर पूरी बात आप सुन लीजिएगा, फिर आप पूरा आराम से जवाब दीजिए। जयप्रकाश जी से पार्टी इतना डर रही है क्या? दबाव में आकर आप लोगों ने उनके बेटे को टिकट दे दिया,
अब आप लोगों के ऊपर इतना दबाव है जेपी साहब का कि जेपी साहब महिलाओं को बोल रहे हैं लिपस्टिक बिंदी आप लोग लगाइए, तो हम लोग भी लगा के निकल जाते हैं। विरासत चलाने की बात वो कर रहे हैं, वही जेपी बुजुर्गों को लात मार रहे हैं। कितने सवाल खड़े करूं सर? सागर जी आपने सवाल पूछ लिए। हाँ सर, पूरा हो गया मेरा। 3 प्रवक्ताओं के जवाब देने मुझे कुछ समय चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने कहा जेपी पर सवाल उठा दिया आप, और जेपी का जवाब दे चुका। आपका रिपोर्टर भेज दो चिक्का के अंदर, उसने सभी को बयान दे चुका है आज कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये राजनीति। ना सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या जयप्रकाश जी से पार्टी इतना डर रही है क्या कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? आपको पता है ऐसा नुकसान हो सकता है इस तरह की अगर करतूतें वो करेंगे मंच पे तो? किस चीज का एक्शन लेंगे? किस बात का एक्शन है? हमारा कमाल करो आप। मतलब कि आप लोग को कोई अफसोस नहीं है? आपने नेशनल टीवी चैनल पर आप बैठ कर करें, आपको अफसोस नहीं है ना सर? बुजुर्गों को लात मार रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस पार्टी को? आप कल को जेपी साहब 4 लात और मार दें, आप लोग कहेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम क्या एक्शन ले? क्यों सर? आप 4 बार झूठ बोलकर उसको सत्य नहीं बनवा सकते। झूठ झूठ रहेगी। मैं कहता हूँ काग की अंडी 1 बार चढ़ती है, 2 बार चढ़ती है, तीसरी बार नहीं चढ़ती। आपको ये पता है, ये भीड़ भड़ाके के अंदर धक्का मुक्का हो रही थी, उसके ऊपर नहीं सर। देखिए आपके बयान से बजरंग जी ये लग रहा है मुझे, कल को अगर जेपी साहब किसी को गाली दे के मंच से उतार भी देंगे ना सर, आप लोग कहेंगे उन्होंने सफाई दे दी है और पार्टी क्या एक्शन ले। आप सागर जी, आप डिबेट नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक पार्टी प्रवक्ता के नाते बहस कर रहे हो। आपने सवाल किया, मेरा सवाल पूरा सर आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, जवाब तो आप ही से लूंगा मैं कर रहा हूँ, और मैं पार्टी की इस मंच के ऊपर बोल रहा हूँ और पूरी कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। किसी प्रकार की कुछ भी घटना नहीं हुई। आप एक साथी पूछ रहा था कि घटना नहीं हुई तो गर्ग साहब ने उनसे बात क्यों की? बड़ा अच्छा सवाल किया। जब डिबेट आती है, जब डिबेट का टाइम फिक्स हुआ तो मुझे जानकारी लेना का हक बनता है। मैंने जानकारी ली उनसे, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी, कहा कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ भाई वहां के मतलब कि हमारी टीम के वीडियो भेजने से पहले आपको पता भी नहीं था क्या सर कि आज के दिन ऐसी घटना हुई है? घटना के बारे में वीडियो चल रही है, मगर मैं उससे जानकारी तो लूं। चलिए बजरंग जी, जवाब पर आपके बने रहेंगे सर। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से लौट कर आऊंगा। अगर हम बात करें, इस समय हरियाणा में सियासत गरमाई है। कांग्रेस के प्रवक्ता सफाई दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि हाँ आज के दिन ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ नहीं, लेकिन वीडियो आपके सामने है और कांग्रेस का चरित्र और आईना भी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने सुना होगा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो शायद लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर आलम यही है। बजरंग दास गर्ग हालांकि सफाई दे रहे हैं पार्टी की तरफ से। डिबेट पर वापस चलेंगे। पंकज बेनीवाल, बजरंग दास, विजेंद्र रेणु, सुरेश पाठक लगातार चर्चा में बने हुए हैं। बजरंग दास गर्ग, देखिए आपके जवाब से अब
तीनों पार्टी के प्रवक्ता कितने सहमत हैं, अब वही लोग बताएंगे। अगर आप ये ठहरा रहे हैं कि हाँ आज के दिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बजरंग दास जी, मुझे पूरी बात करने दो, पूरी अधूरी बात रह गई। आप बार बार नहीं, पूरा 2 से 3 मिनट होगा सर आपके पास। नहीं, आप दो समझ गए, आपको थोड़ा टाइम दूंगा मैं। आप बार बार कांग्रेस को दोषी बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये सागर जी अच्छी बात नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये 3 पार्टियां बैठी है, इन लोग आप जिक्र करते हो, क्या जिक्र करते हो? इन्होंने तो मंत्री तक बजरंग जी सुनिए सर, कल के दिन अगर बीजेपी का कोई सांसद किसी को मंच पर लात मारेगा ना सर, तो उनसे भी सवाल कल मैं ऐसे ही करूंगा। इनेलो और जेजेपी के नेता अगर ऐसे करेंगे, उनसे भी सवाल ऐसा ही करेंगे हम। आज आपकी पार्टी से वीडियो आया, आपके नेता ने किया, तो हम सवाल कर रहे हैं सर। आप कहोगे या कोई और कहेगा, विपक्षी नेता कहेंगे, जनता मान लेगी क्या? जिसके साथ वारदात की जो आपने मुद्दा बनाया है वो खुद खंडन कर रहा है, गलत है, राजनीतिक साजिश है, विरोधियों की साजिश है। हर रोज नई साजिश लेकर आ रहे हैं। मैदान में चुनाव लड़ने के लिए कुछ है नहीं। इस आपने कहा जेजेपी के लिए 15-20 सीटें आएगी, 10-15 सीटें आएगी, चाबी का ताला खोल लेंगे। एक सीट गिनवा देना, एक सीट ग्राउंड में, एक सीट जीत जाए, मैं आपके चैनल को दावे के साथ कहता हूँ जेजेपी की एक सीट भी नहीं होगी। और नंबर 2, 90 के 90 सीटों पर जमान जब्त होगी, ये भी आपको कहता हूँ। आप बात करें 10-15 सीटें होगी, जिसका ग्राउंड स्तर पे हम 0/0 आप उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हो और बोल रहे हो। यह कोई वजूद नहीं रहा इसमें। बजरंग जी आप जवाब नहीं दे पा रहे तो सर क्यों आरोप आप मढ़ने में लगे हमारे पे? जवाब दे रहा हूँ। ये 4.5 नहीं, ये बौखलाहट आपकी मीडिया पर नहीं आनी चाहिए ना सर। नहीं है, हमारा काम है सर दिखाना, हमारा काम है दिखाना, हम दिखाएंगे जो गलत करेगा। आपने क्या कहा? 10-15 सीटें आएगी, चाबी आपके पास होगी। कौन सी चाबी होगी भाई? जवान तो बता लो। इस चुनाव हुए कितना वोट आया? 1% भी वोट नहीं आया लोकसभा, 0.8 पॉइंट। आप उनकी बात करते हो, उनकी कंपेयर कांग्रेस पार्टी से करती हो। जनता से पूछना, आपके रिपोर्टर पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर है, आपके रिपोर्टर फील्ड के अंदर, तसल्ली कर लेना। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जनता के आशीर्वाद से बनने। यही ओवर कॉन्फिडेंस सर कई बार बीजेपी को भी ले डूबा है। नहीं, अगर जनता हमारे साथ, यही ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी को भी कई बार ले डूबा। इस बार बारी कहीं आप लोग की तो नहीं है। एक सवाल पूछता हूँ, आप ये बताइए, किस नाम की वोट लोग मांगेगी भारतीय जनता पार्टी? इस्लाम की वोट मांगेगी? हमने दुड़ा किसानों को पिटा, सरकारी कर्मचारियों को पिटा, छात्रों को पिटा, आंगनबाड़ी महिलाओं को पिटा, यहाँ तक कि चुने हुए सरपंचों को पिटा। 750 किसान शहीद हो गए। किसान के बेटों पर गोलियां चलाएगी, रबड़ के आंसू गैस के गोले दाबे गए। आज भी किसान जेलों में बैठे। इस नाम की वोट मांगेगी? मैं पूछना चाहता हूँ, या गरीबों का मुंह का निवाला छीनने काम किया, उस नाम की वोट मांगेगी? जो हमने योजना लागू की, 100 गज के 3,82,000 गरीबों को हमने वो प्लाट दिए, 20 रुपए किलो हमने दाल देने का काम किया, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल देने का काम किया। 10 लाख से ज्यादा गरीबों के परिवार के अंदर पीने की पाइप की लाइट बिछाई, टूटी बिजली लगाई, टंकी बना के दी, सारी योजना बंद की थी। उस नाम की वोट मांगी? एक जवाब तो पूछ लो, क्या किया 10 साल में? 10 साल के अंदर किसान लुटा, व्यापारी लुटा, किसान पिटा। चलिए ठीक है बजरंग जी, जवाब ले लें सर। बहुत कूल डिबेट होती है हमारी सर, आराम से सर फैक्चुअल पॉइंट पर जवाब दें सर। हमें किसी का ये नहीं देखना है कोई पार्टी का प्रवक्ता यहाँ आपक हो रहा है टीवी चैनल पे। आराम से सर आइए। पंकज बेनीवाल प्रवक्ता बीजेपी के हैं। पंकज जी, आप लोगों ने गरीबों का हक मारा, किसानों को आप लोगों ने जो कुछ कहा कि हम करेंगे वैसा आप लोगों ने किया नहीं, पिछड़ों को आप लोगों ने दबाया, तो भला बताइए ये लोग कैसे वोट दें? पार्टियां सवाल कर रही हैं सर। देखिए सागर जी, कांग्रेस का ये बेसिक नेचर है। आपने बहुत बार पूछा कि जेपी ने लात मारी और आपका क्या कहना है। ये अनगढ़ बातें करते रहे। मैं पहले वक्तव्य में बोला कि इनको लात मारना कोई बड़ी चीज लगती ही नहीं। अगर किसी बुजुर्ग को लात मार दी तो इनके लिए बेसिक है, कॉमन बात है इनकी।
कांग्रेस पार्टी के अंदर जैसे इन्होंने संगठन निर्माण की एक सुगबुगाहट चालू की थी पिछले वर्ष, कैसे इनके हर एक जिले पर उड़ते फाड़े गए, गालियां दी गई, लाठी जूते चप्पल क्या क्या चला, सबके सामने था, आपकी ही मीडिया के सामने था। बजरंग दास जी कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी है, विरोधी इसमें कुछ कर रहे हैं। अरे जेपी को किसने कह दिया जयप्रकाश को भाई महिलाओं पे अभद्र भाषा का प्रयोग करो, बुजुर्गों के लात मारो, किसने कह दिया जेपी को? जयप्रकाश से पूछे तो सही कि महिलाओं पर अभद्र भाषा का बेनीवाल जी, कांग्रेस इस पर जवाब नहीं दे रही है सर। बेनीवाल साहब, अब कांग्रेस इस पर जवाब दे नहीं रही तो हम करें क्या? बताइए, मान लीजिए आप किसी बच्चे को एबीसीडी पढ़ाने बैठे हैं, आप कहिए कि ए के बाद बी आता है और बार बार बच्चा सी ही बोल रहा है, तो एक वक्त ऐसा है कि आप कहेंगे छोड़ भाई यार, बी मत याद करो, सी ही तुम बताओ। नहीं, मैं सागर से बस उनका जो विरोधियों पर बोलने का शब्द था, मैं सिर्फ उस पर यह बात रखी कि जेपी को किसने उकसाया या किसने ऐसी बातों का शब्दों का प्रयोग कराया। इनकी ही पार्टी की श्वेता ढुल, अनीता ढुल, दोनों ने आपत्ति दर्ज कराई है इनके आला कमान के सामने कि ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग जयप्रकाश ने कलायत में किया है अपने बेटे के नामांकन के दौरान। तो ये सारी चीजें इनकी ही पार्टी में अंतर्कल है, इन्हीं की पार्टी के अंदर। आपने पेंशन की बात पूछी कि बुजुर्गों का मान सम्मान कैसे करेंगे, पेंशन कैसे देंगे कांग्रेस के प्रवक्ता से, बिल्कुल मैं भी पूछता हूं। 10 साल का हुड्डा साहब का कार्यकाल था, 300 से 500 रुपए की, 1000 रुपए बोलेंगे, लेकिन एक बुजुर्ग का नाम बता दें जिसको इन्होंने 1000 रुपए की पेंशन दी, वो मनोहर लाल जी की सरकार थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब वो 1000 रुपए की पेंशन दी गई। तो इनकी कहनी और कथनी में बड़ा फर्क है। जो सरकार 10 साल तक 300 से 500 लेके गई, वो मात्र 200 रुपए बढ़ाए हो, आज वो 6000 की बात करते हैं तो हरियाणा की जनता को हंसी आती है, हरियाणा की जनता को मजाक लगता है कि किस तरह की कांग्रेस आज बातें कर रही है। जब इनका कार्यकाल था तो इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, उपहास उड़ाया था। किसान भी पूछना चाहता है कि जब आपकी सरकार थी, आज आप बात कर रहे हैं कि हम फसलों पर एमएसपी देंगे, आपके ही कार्यकाल के अंदर 10 साल तक स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आकर के रखी रही और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी के चेयरमैन थे और 10 साल तक उस रिपोर्ट को दबा के रखा गया। जब आपको किसान याद नहीं है? बिल्कुल किसान पूछना चाहता है कि कांग्रेस की सरकार थी तो 2-2 रुपए के चेक, 5-5 रुपए के चेक, 10-10 रुपए के चेक फसल खराब होने पर क्यों मिलते थे? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मिल जाता है साहब, ऐसा क्यों? तो सर कांग्रेस तो इस पर कहेगी ना कि हाँ पहले महंगाई थोड़ी कम थी इसलिए हमने 2 रुपए 5 रुपए का चेक दिया था। 2 रुपए में 15,000 में बड़ा फर्क है। इनके कार्यकाल के अंदर मात्र 1100। देखिए बजरंग साहब हंस रहे हैं, लग रहा है वो जवाब देना चाह रहे हैं, वो 2 रुपए 5 रुपए खुश हैं कि हाँ हमने दिया चेक। बजरंग साहब बोलिए। लात मारने पर सागर जी वो खुश हैं। ठीक है, आइए सर, डिबेट को ओपन कर चुके हैं। आपके और बजरंग जी के बीच देखिए सवाल जवाब चलेगा 2 मिनट। वो लोग गैस सिलेंडर के लिए महिलाएं लाइन लगा के, आइए पंकज जी, बजरंग साहब आपको काउंटर करना चाह रहे हैं। बजरंग जी बोलिए। सागर जी एक बात पूछा जाता कि राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी को लाते किसने मारी, किस प्रकार उनको टॉर्चर किया गया, उनका शोषण किया गया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आंगनवाड़ी महिलाओं को सड़क पर घेर घेर कर लातों से, डंडों से किसने पीटा? इनसे पूछिए। सरपंचों को सड़कों पर घेर घेर कर किसने पीटा? इनसे पूछिए। जो किसान, जो बुजुर्ग थे, उनकी पगड़ियां कैसे उछाली गई? इनसे पूछिए। अच्छा बजरंग साहब देखिए, मैं ना क्या है कि हर एक डिबेट में एक उदाहरण देता हूं सर, आपको आज दे रहा हूं। आप मुझसे पूछिए कि देश की राजधानी क्या है, पूछिए सर, एक बार पूछिए, मैं जवाब दूंगा आपको। तो आप मेरे से पूछिए ना सर एक बार, मेरा जवाब पता है सर क्या होगा। कल के दिन आपने मेरे दोस्त से पूछा था, वो भी नहीं बता पाया था, मुझे लेकिन नंबर पूरा चाहिए। सर बताइए आप। वही हाल है सर जो मैंने जवाब दिया, सवाल पर जवाब नहीं है सर। बीजेपी ने क्या किया, कैसे पहलवानों को किया। जब डिबेट में एक एंकर बैठा है, मैंने 4 सवाल किया कि हाँ जेपी के लिए आप लोग क्या एक्शन लेंगे। कांग्रेस पार्टी जो बुजुर्गों को कह रही है कि हम पेंशन हम देंगे, महिलाओं को सम्मान देने की बात आप लोग कर रहे हैं। सर चुनाव के दौरान प्रचार में जब आप लोग ऐसे करेंगे तो वो लोग कैसे उम्मीद करेंगे कि चुनाव जीतने के बाद आप लोग उनके बारे में सोचेंगे? मैं आपको एक बात आगे कर देता हूँ जी। जयप्रकाश का क्या लगता है? भाई जयप्रकाश जो सबका भाई हो और बहुत सुलझा हुआ नेता और बहनों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करे कि लिपस्टिक पाउडर लगा के जो नेता बनता होता, मैं दाढ़ी नहीं लगाई हंटू था। अरे कैसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने। अरे भाई का काम नहीं होता अपनी बहनों के लिए
उनके श्रृंगार रस के ऊपर उंगलियां उठाना, उनके श्रृंगार रस के ऊपर बोलना, ये भाई का काम होता। भाई करता अपनी बहनों की रक्षा, लेकिन वो रक्षक नहीं, वो भक्षक बन के काम कर रहा है। आज हमारी ही देखिए बजरंग साहब, महिलाओं के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। इसको ये इनका साजिश है, ये साजिश की गेम खेलते, चुनाव मैदान में नहीं लड़ रहे। आज यहाँ मुख्यमंत्री आ रहा है, नवाब सैनी लाडवा मार रहे, तसल्ली कर लो जाके, कौन सी सीट तो बता दे। 90 सीटों में एक सीट पक्की कह सकते। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है बजरंग दास करके निश्चित रहो। आप इसी चीज में मजे लेते रहो, कौन हारेगा कौन जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता बना देगी। हरियाणा की जनता बड़ी खुश है भारतीय जनता पार्टी के कामों के साथ। कांग्रेस का कार्यकाल देखा है और फुल स्टॉप लगा दिया था आपके ऊपर 2014 के अंदर, और नॉन स्टॉप हरियाणा के तहत हरियाणा आगे बढ़ता गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा की जनता ने मिलकर हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन आप लोगों ने हरियाणा को पीछे धकेलने का काम, बुजुर्गों का शोषण करने का काम, महिलाओं का शोषण करने का काम, किसानों का शोषण करने का काम, युवाओं का शोषण करने का काम आपकी सरकार ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हर वर्ग को साथ लेकर के आगे लेकर के सबको उत्थान करने के लिए लगी हुई है। आपने बड़ा अच्छा सवाल लाज की बात का कहा, आपने सवाल किया। चलिए आइए बजरंग जी, पंकज जी और भी मेहमान बैठे हुए हैं। ठीक है बजरंग जी, यही कहूंगा कि अगर हौसले बुलंद है ना सर, तो इरादे भी बुलंद करिए, ताकि आपके इरादों को देखकर प्रदेश की जनता सलाम करे सर। बुजुर्ग और महिला अपने आप को समझे कि हाँ, कांग्रेस अगर वाकई में प्रदेश में आना चाहती है तो कुछ बेहतर करेगी। सुरेश पाठक प्रवक्ता जेजेपी के आशीर्वाद हमारे साथ। ठीक है, सुरेश पाठक प्रवक्ता बीजेपी के हैं। सुरेश जी, कांग्रेस तो कह रही है जमानत जब्त हो जाएगी सर। हमने तो 10-15 आपको बताइए सीटें दे दिया था कि आप लोग किंग मेकर की भूमिका में इस बार भी रहेंगे। जी जी, देखिए सागर जी, मैं ये कहूंगा सपने देखना सबका अधिकार है, और कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में आने का जो सपना देख रही है और सत्ता में नहीं आ रही। इस बारी भी कांग्रेस पार्टी को लोगों के माध्यम से और अपने नेताओं की करतूतों से ये पता लग गया है कि ये सरकार में नहीं आ रहे हैं, तो इस तरह की टिप्पणी करना स्वाभाविक है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं ये कहते हैं कि बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं जयप्रकाश जेपी जी, सांसद हैं तो कौन सी पार्टी को लाना चाह रहे हैं सर आप चाह रहे हैं क्या कि बीजेपी आ जाए ताकि फिर हाथ मिला लिया जाए लास्ट में? देखिए, परिस्थितियां भविष्य की क्या होती हैं इस पे कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, जो त्रिशंकु सरकार होगी उसमें विधानसभा का जो ताला खोलेगी वो जननायक जनता पार्टी की चाबी ही खोलेगी। ये हमारे नेताजी भी बार बार मंचों के माध्यम से और न्यूज चैनल के माध्यम से कह चुके हैं, और हम भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। और मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कई बार ये बात कही है कि चुनाव में अपनी हार की बौखलाहट देखकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं, सीनियर नेता हैं, इनका हाईकमान है, वो अपने नेताओं को कह चुका है कि आप पब्लिकली ऐसे बयान दीजिए जिनसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, और जब ये कंट्रोवर्सीज होंगी तो हम लोग हर बारी आपके बयानों से किनारा कर लेंगे। लेकिन इस बारी तो बेशर्मी की हद है कि बजरंग जी इस चीज को कहना ही नहीं चाह रहे कि उन्होंने लात मारी है, जबकि वो वीडियो में साफ दिख रहा है कि जेपी जी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को लात मार रहे हैं, एक बुजुर्ग को लात मार रहे हैं मंच पे। मैं पीछे इनकी कुछ कंट्रोवर्शियल बयानबाजी देख रहा था पीछे लोकसभा चुनाव के टाइम से। इनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनके देश के प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलते हैं। इनके नेता सुरजेवाला जी कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को श्राप दे देते हैं। पीछे हमने त्रेता युग या द्वापर युग में देखा था कि बड़े बड़े जो साधु महात्मा थे वो श्राप देते थे, लेकिन सुरजेवाला जी कौन से ऐसे बड़े देवी देवता है जो लोगों को श्राप दे रहे हैं वोट देने पे। तो ये कंट्रोवर्सी करना कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है और ये कंट्रोवर्सी को छोड़ नहीं सकते, और यही कंट्रोवर्सी इनका मेन कारण है कि ये इस बारी भी सत्ता की दहलीज से दूर ही रहेंगे। चलिए, विजेंद्र रेड्डू प्रवक्ता इनेलो के हैं। विजेंद्र साहब, बार्गेनिंग के कंडीशन में इंसान कब आता है सर? जब उसे लगता है कि हाँ मैं अब कमजोर हो चुका हूं। बार्गेनिंग की इस बात को मैं कहां से जोड़ रहा हूं आप समझ गए होंगे बखूबी। जिस हरियाणा में इनेलो का दबदबा था वो उस हरियाणा में बसपा 38 सीटों पर चुनावी मैदान में है, तो इनेलो सर 30 सीटों पर। क्या बसपा के सामने इतना झुकना पड़ गया कि आप 38 से 40 सीटों पर अपनी यहाँ चुनावी मैदान में? हाँ सागर जी, देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी एक
बहुत बड़े जो हमारा राज्य है उसकी एक बड़ी पार्टी है और वहाँ की 4 बार मुख्यमंत्री रही है बहुजन समाज पार्टी की बहन श्रीमती मायावती जी। और इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये वही एक आम पार्टी है जिसके मुखिया 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, जिसके संस्थापक माननीय कांशीराम जी जैसे नेता रहे हो, इधर साहु देवीलाल जी जिसके संस्थापक इनेलो के रहे हो। ये दोनों ही पार्टियां अपने आप में मजबूत है और इसके बावजूद भी अपना हमारा जो एग्रीमेंट है, इनेलो 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बहुजन समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी की जो बहन मायावती देवी जी है या इनके आकाश आनंद जी है, उन्होंने हमारी पार्टी का बड़ा सम्मान किया है और हमारे तो 53 सीटों पर हम लड़ रहे हैं और उन्होंने एक्सट्रीम ही 37 सीटें लिए। उन्होंने खुद माना है कि हरियाणा प्रदेश में इनेलो पार्टी जो है बड़ी पार्टी के रूप में है। और तो रेणु साहब फिर तो मैं ये भी मानूं, रेणु साहब अगर आप ये जवाब आप दे रहे हैं, लग रहा है कि आपको सटीक है, तो 3 बार मुलायम सिंह यादव के राज में सरकार बनाया था सपा ने यूपी में, 1 बार अखिलेश यादव के राज में बना, तो 4 बार सपा के भी राज में बना है, तो कांग्रेस को भी बार्गेनिंग कर लेनी थी। देखिए, कांग्रेस एक बेईमान पार्टी है, कांग्रेस से सत्ता की लालची पार्टी है, सत्ता की लोभी पार्टी है और ये सत्ता के लोभी क्यों है वो आपके सामने बयान आ चुके हैं। जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के, पहले अपना घर भरेंगे फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे और प्रदेश की जनता जाए बाहर में। पहले हम नौकरियां अपनों को देंगे फिर दूसरों को देंगे और फिर समाज को देखने का काम करेंगे और प्रचार को देंगे। ये शासन बनने से पहले ही जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की बातें करनी शुरू कर दी हैं, महिलाओं के अपमान की बातें शुरू कर दी हैं और मैं कहूँ कि बड़े सीनियर कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, समाज के सीनियर साथियों का को लाठें मारनी शुरू कर दी हैं, तो कहीं ना कहीं ये दूसरे दलों से कैसे समझौता करेंगे। इतने दिन इन्होंने आम आदमी को बहका करके रखा, हम आपके साथ 5 सीट दे देंगे, हम 7 सीट देंगे, फिर उनसे किनारा करने का काम किया। इनको ये हो रखा है, वही आप वाली बात पहले वाली फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये अपने आप हवा में ज्यादा ऊंचे उठ गए और अब ये उसी प्रकार से जल्दी जल्दी गिरते हुए नीचे आ रहे हैं। ये तो शेयर मार्केट से भी जल्दी गिरते हैं और जल्दी उठते हैं, इनका कोई स्थायित्व नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात सागर जी क्या हो रखी है, कांग्रेस पार्टी को जुट गई ये बात कि तुम हार रहे हो, तुम सत्ता के नजदीक भी नहीं हो। इस वजह से इनके नेताओं की बौखलाहट निकलनी शुरू हो गई है और उस बौखलाहट में जहां मैं क्लाइट की बात करूं, क्लाइट से विकास शाल बाहरी अंतर से हार रहे हैं, वहां पर रामपाल माजराजी बाहरी अंतर से विजयी हो रहे हैं। ये बौखलाहट इनको कहीं ना कहीं ये आई हुई है और इस प्रकार से वो चाहे टिक्का की रैली हो चाहे क्लाइट की रैली हो, कोई ना कोई नया इनके मुखार बिंद से ऐसे अपशब्द। ठीक है, चलिए जो आप सवाल कर रहे हैं जवाब आप कांग्रेस से ले ही लेते हैं सर। बजरंग दास गर्ग आज इसीलिए आए ताकि आप तीनों पार्टियों का जवाब देते रहे वो खुल के। बजरंग दास जी, प्रदेश में देखिए आप लोग ये मान रहे हैं कि हाँ कांग्रेस का ग्राफ ऊपर उठ चुका है, लेकिन 89 सीटों पर आप लोग चुनावी मैदान में बहुमत के जादुई आंकड़े 46 तक पहुंचने के लिए 46 नेताओं का प्रदर्शन भी बेहतर होना चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे दिग्गज नेताओं का देखिए इंतजार है प्रदेश के अंदर, ऐसा ना उनका दौरा होने से पहले ही माहौल जो है वो बिगड़ जाए हरियाणा में आप लोग का। बहुमत के लिए 46 आंकड़ा सही, ये हकीकत बात है और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल संभल कर चल रही और हर वर्ग का सम्मान करते हुए हर वर्ग को साथ जोड़कर चल रही है। हर एक वर्ग के हित की लिए पहले भी काम किए है, आगे भी हर वर्ग के हित में काम करेंगे। जो हमने संकल्प पत्र जारी किया है आपने देखा, उसके अंदर हर वर्ग के लिए हमने घोषणाएं की है। अभी जैसे आपने कहा 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन है, 500 रुपये रसोई गैस सिलेंडर है, 100 गज के मुफ्त प्लाट, उसके ऊपर 2 कमरे बनाने का 3.5 लाख रुपए लगाने का वो निर्णय लिया है। जो प्रॉपर्टी आईडी भ्रष्टाचार का अड्डा था उसे हटाने का फैसला लिया है। ये भी लिया है जो पोर्टल किसान आड़ती के ऊपर जो मंडियों में पोर्टल लागू किया गया वो भी खत्म करेंगे। परिवार पहचान पत्र खत्म करेंगे। काफी घोषणाएं जो है 300 यूनिट बिजली फ्री देने की हमने बात की है। पहले की तरह और भी कई जो पुरानी उन्होंने कैंसिल की है वो पुण्य
वो योजना अभी लेके आएंगे, सारी योजना लागू करने की हमने बात की है। तो ये भी कहा है हम पहली कलम से, ये नहीं कि हम 5 साल तक इंतजार कराते रहेंगे। जो हमने वादे किए हैं वो हम पहली कलम से तुरंत जल्दी ही। ठीक है बजरंग जी, आखिरी 30 सेकंड होगा आपके पास सर, कंक्लूजन पे आप। सरकारी कर्मचारी जो है उनकी ओल्ड पेंशन योजना की बात भी हमने कही है। मेन बात है, आज मेरे साथी नीलों का बहुत सीनियर प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी, अरे भाई कांग्रेस पार्टी बुरी पार्टी थी, तो बुरी पार्टी है तो आप क्यों गए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास? हमसे समझो, हम आपकी पार्टी के साथ समझौता करने के लिए लोकसभा में तैयार है। कितना उन्होंने बुलाया, रैली की, जब बुलाया हमने इनकार करके नहीं करेंगे। चलिए ठीक है पंकज जी, आखिरी 2 मिनट है बस मेरे पास, अन्य प्रवक्ताओं का भी देखिए फाइनल कमेंट लेना है। पंकज जी, ठीक है, पंकज बेनीवाल प्रवक्ता बीजेपी के हैं। पंकज जी, आखिरी 30 सेकंड आपके पास सर, प्रदेश की जनता को क्या संदेश आप देंगे? हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के किए हुए 10 वर्षों के कामों से बहुत प्रभावित है और मेरा हरियाणा की जनता से यही आग्रह है कि 5 अक्टूबर को भारी मतदान करें, 100% हरियाणा का मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार कमल खिलाने के लिए आप अपना पूरा योगदान करें, जैसे कि आपने 2014 और 2019 में किया। 2024 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार, अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। जिस तरीके से किसान हितैषी हमने 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात कही, जैसे हमने 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने की बात कही, जैसे हमने सारे किसानों को जो उनका फसल खराब होती थी उसका मुआवजा देने की बात कही, या हमने पूरे हरियाणा के अंदर पूरे हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्टों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने का काम किया। आज कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हरियाणा के अंदर हो गई। तो ये सारे तमाम जो हरियाणा की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किए, हरियाणा की जनता के साथ मिलकर किए, हर एक हरियाणवी को आगे ले जाने के लिए किए, तो इसके लिए मतदान करें और 5 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। मेरा यही हरियाणा की जनता से आग्रह है। और जो बजरंग दास गर्ग बात कर रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हिमाचल में भी इनकी सरकार है। हम हरियाणा ने हिमाचल का हाल भी देखा है कि किस तरीके का हिमाचल का हाल आपकी कांग्रेस की सरकार ने किया है, और कितने किसानों को एमएसपी आप हिमाचल में, तेलंगाना में या कर्नाटका में दे रहे हैं, वो भी हरियाणा की जनता ने देखा है। हरियाणा की जनता ने ये भी देखा है कि वहां पर महिलाओं का सम्मान कैसे किया जा रहा है, कितनी राशि दी जा रही है। ठीक है बजरंग जी, बिजली फ्री दे रहे हैं, ये भी हरियाणा की जनता ने देखा है। सुरेश पाठक प्रवक्ता जेजेपी के हैं। सुरेश पाठक जी, आप लोग जिस चाबी से विधानसभा का दरवाजा खोलने की तैयारी में, उस चाबी में जंग लगेगी या फिर वाकई में तैयारी में खोलने का? देखिए सागर जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जननायक जनता पार्टी, जो जननायक जनता पार्टी के नेता हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी या दुष्यंत चौटाला जी, ये बहुत ही दूरदर्शी नेता हैं। इनकी सोच दूरदर्शी है। इनका शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही जो विजन रहा है, वो विजन युवाओं के लिए रोजगार को लेकर रहा है, महिलाओं के उत्थान को लेकर रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर रहा है, एक नशा मुक्त हरियाणा को बनाने के लिए रहा है। तो इन जो ये विजन लेके चल रहे हैं, उस विजन को लेके हमें ये जानते हैं कि उस विजन को लेके रेडू साहब का ले लें 30 सेकंड। पाठक जी माफी चाहूंगा, वक्त थोड़ा कम है। रेडू साहब क्या कुछ कहेंगे प्रदेश की जनता के लिए, बसपा और आप लोगों ने मिलकर जो तैयारी की है प्रदेश में कुछ बेहतर करने की? सागर जी, मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो कांग्रेस पार्टी इनके बड़बोले नेताओं के बयानों से किनारा ना करे, बल्कि इन नेताओं से किनारा करे। अब यदि इनमें हिम्मत है तो ये कहे कि ये हमारे नेता नहीं है, इनका मतलब बहुत कम है सर। आपकी पार्टी का क्या संदेश है? कहना चाहूंगा, आइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ताला भी और चाबी भी आज हमारे पास है, और वो ताला और चाबी हम ही खोलेंगे, हमसे नहीं खोलेंगे, हम ही खोलेंगे उसको। और प्रदेश की जनता को मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि जो काल्पनिक शासन में भी लूट की योजनाएं बनाते, ठीक है सर। पंकज बेनीवाल, बजरंग दास गर्ग, विजेंद्र रेणु, सुरेश पाठक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के दिन सवाल इसी पर था कि कांग्रेस अपने बयानवीर नेताओं को क्या कुछ अब सबक सिखाए, क्योंकि कांग्रेस के बयानवीर नेता भी ठान चुके हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी में पलीताप लगाना है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।